और घनत्व वगैरह ये सब, नाभिक का घनत्व ये सब बताए थे ना। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टेबिलिटी बेल्ट। स्टेबिलिटी बेल्ट पहले समझते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब शुरू से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग काउंट करते हैं, मान लीजिए इस अक्ष पर हमने प्रोटॉन की संख्या को ले लिया और इस अक्ष पर न्यूट्रॉन की संख्या को ले लिया, ठीक है। अब बताइए हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन? एक। और न्यूट्रॉन? एक भी नहीं। लेकिन एक और भी हाइड्रोजन होता है जिसका 1H1 होता है, वो 1H2 होता है। अगर हम इसके बाद हीलियम की बात करें तो 2 होता है, तो प्रोटॉन 2 तो न्यूट्रॉन भी 2। अगर मैं इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाऊं तो हमको पॉइंट ऐसे मिलते जाएगा, इनके बीच का ग्राफ ऐसे, समझ में आया। और ऐसे अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर जो देखा जाए तो इनकी संख्या और इनकी संख्या लगभग क्या मिलेगी? बराबर। तो यहाँ का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी कि यहाँ का जो ढाल है, स्लोप जो है tan 45 इक्वल टू कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब ये कि आप कुछ संख्या तक आप बढ़ते चले जाइए, किसी परमाणु संख्या तक, तो आपको ये 45 डिग्री का स्लोप मिलते चला जाएगा। लेकिन ऐसा आगे जाकर के नहीं होता है। आगे जाकर के प्रोटॉन की संख्या कम होने लगती है और न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने लगती है। एग्जाम्पल के लिए आपको एक लिखवाए भी थे AU के बारे में। यहाँ 79 था, यहाँ 197, याद आया। अब इसमें से आप घटाते हैं तो 197 में से आप 79 को घटाइएगा तो आपको किसका संख्या? न्यूट्रॉन का ही ना संख्या मिलेगा। तो कितना आएगा? 17 से 9 गया 8, यहाँ 118 है। देख रहा है सब कितना ज़्यादा न्यूट्रॉन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तत्व अभी तक खोजे गए हैं, आगे जाकर के इनका स्लोप जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। किसी में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, किसी में कम, किसी में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा और न्यूट्रॉन कम, ऐसे तत्व हमको मिलते गए। लेकिन एक कंडीशन है कि यहाँ से, अब जैसे यहाँ से आगे बढ़िएगा तो ये कुछ इस टाइप का हो जाता है। अब आप ये जो देख रहे हैं, ये जो हमने खींचा हुआ है, ये वाला जो जगह आप देख पा रहे हैं, इसमें ये पूरा जो जगह एरिया है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पर प्रोटॉन की एक संख्या का सिंबल यहाँ पे होगा कि भाई 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, कुछ भी। और इसके सामने अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या को दिखाएगा। तो किसी तत्व में, जैसे यूरेनियम है, तो यूरेनियम 92 अगर हम लिखते हैं तो 235 वाला भी हमको मिलता है और 238 वाला भी मिलता है, 239 वाला भी मिलता है। तो कहने का मतलब है कि हमको एक ही तरह के प्रोटॉन की संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग मिल सकती है। तो ऐसे तत्व हो सकते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा या कम, न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा या कम, दोनों केसेस हो सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ अपने, एकदम ये एग्जाम्पल है कि कोई भी चीज़ मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी एनर्जी को क्या करना चाहेगा? घटाना चाहे, कम करना चाहे। तो ये जो लाइनिंग हमने खींचा है, ये जो जगह देख रहे हैं, इस जगह में यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या इसके बीच में अगर है, अब ऐसा नहीं है कि ये खुद से बनाया गया है, हर तत्व में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या एक्सपेरिमेंटली निकाल करके, प्रयोग करके या निकाल करके तब ये ग्राफ खींचा गया। तो पाया गया कि कुछ देर माने संख्या के बाद क्या होता है
कि इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इधर उधर होने लगती है, तो हमें इस तरह का एरिया प्राप्त होता है और इसी को हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। इसका मतलब समझिए, स्टेबिलिटी बेल्ट का मतलब हुआ कि इसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर है, ठीक है, तो वो परमाणु जो होगा या नाभिक जो होगा वो स्टेबल होगा, मिनिमम एनर्जी में कहलाएगा। लेकिन अगर इस बेल्ट से बाहर या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, यानी कि इधर प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, यानी प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, कम हो, तो उस कंडीशन में जो भी नाभिक होगा वो स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल नहीं होने का मतलब हुआ कि वो मैक्सिमम एनर्जी में है, उसके पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इस बेल्ट से बाहर भी अगर होगा, इधर भी होगा, तो इधर होने का मतलब न्यूट्रॉन ज़्यादा लेकिन प्रोटॉन क्या, कम। तो इस बेल्ट से बाहर अगर चला जाएगा तो उस कंडीशन में भी हम ये मान के चलेंगे कि वो परमाणु का नाभिक जो है वो क्या है, अधिक ऊर्जा वाला है, स्टेबल नहीं है। प्रॉब्लम हो गया। तो अब आपको यही चीज समझना है कि प्रकृति में अगर हमको कोई ऐसा परमाणु मिल रहा है जो इस बेल्ट से बाहर है, ठीक है, इस बेल्ट से अगर बाहर होगा तो उस कंडीशन में उसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो अब प्रकृति का नियम है कि जिसके पास ऊर्जा ज़्यादा होगा वो अपनी ऊर्जा को कम करेगा, और वो कम होने के लिए क्या जरूरी है, मतलब सीधे सीधे समझ लो कि एक बेंच पे अगर 5 विद्यार्थी बैठे हुए और एक छठा आदमी आकर उस पर बैठ जाए तो दिक्कत तो सबको होगा। तो उसमें हम ये चाहेंगे कि सबको स्टेबल होना है, तो उस 6 में से क्या होना चाहिए, एक को तो कम करना पड़ेगा, चाहे वो किसी को कम होना हो या किसी को, मतलब कुछ ही किसी भी तरह से एक कम करना ही है, कुछ ना कुछ वजन कम करना होगा। अब इसको आप इस तरह से समझिए कि मान लेते हैं कि 6 आदमी बैठ भी गया है और 6 आदमी जो बैठा हुआ है, एक आदमी अपने बैग को बीच में रख दिया है और बैग अपने साथ में लाया है, और उस बैग को अगर हटा दिया जाए तो हो सकता है कि 6 के 6 बैठ जाए। तो जरूरी नहीं है कि 6 में से कोई एक आदमी ही हटे, उसके जगह पर मतलब उसका जो सामान है वो भी अलग उससे हो जाए तो भी वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ समझिए कि अगर कोई परमाणु है जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, कम, तो स्टेबिलिटी बेल्ट के किधर होगा, वो बेल्ट में किधर होगा, प्रोटॉन की संख्या कम और न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा, तो एक बेल्ट के किधर होगा, लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड होगा। अब समझिए, इधर न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा और प्रोटॉन की संख्या कम, और इधर न्यूट्रॉन की संख्या कम और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा। यह हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, न्यूट्रॉन की संख्या, और ये इसमें अगर आ गया तो स्टेबिलिटी बेल्ट में आ गया। अब आपको इसमें ध्यान देना है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, कि अगर कोई परमाणु हमको यहाँ मिलता है, कोई एक्स परमाणु है, जैसे कि यहाँ पे एक्स कोई परमाणु है, तो इसके नीचे होगा आपका परमाणु संख्या जेड और ऊपर होगा एटॉमिक नंबर। जेड ही ना प्रोटॉन की संख्या है, ये अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो उस कंडीशन में ए के मान में कमी आएगी। अब बोलो कौन सा मान कम होना चाहिए इसमें, जिसके वजह से ये स्टेबिलिटी बेल्ट में चला जाए, तो प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इधर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो प्रोटॉन की संख्या अगर बहुत ज़्यादा है तो प्रोटॉन की संख्या को ही डाउन करना होगा। अब आपको मैं बता दूं कि स्टेबिलिटी बेल्ट में होने के लिए क्या रेशियो होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी बेल्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच रेशियो जो होना चाहिए वो या तो 1:6 का या 6:1 का, अप्रोक्सीमेट ये होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जा रहा है, 7:1 हो जा रहा है या 1:7, तो वो स्टेबिलिटी बेल्ट से बाहर होगा। ये दोनों केसेस हो सकते हैं। अब मान के चलिए कि मैं अनुपात की ही बात करूं, 8 है दो, और यहाँ पे 8 या 10 मान के चलो, और एक में 4 है, ठीक है। मैं अगर ये कहूँ कि अगर किसी परमाणु के नाभिक में इस तरह का कंडीशन है कि इनमें अनुपात 10 अनुपात कितना है, 4 है, ठीक है, तो इनका अनुपात काट के देखो कितना आ रहा है,
2 पचे 10 और 2 दूना 4, माने किसी परमाणु के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन की बात हो रही है। ऐसा पॉसिबल है नहीं है, ज़्यादा के लिए पॉसिबल, लेकिन एक एग्जाम्पल लिए कि 10 है तो 10 मान के चलो कि न्यूट्रॉन है और 4 कितने हैं प्रोटॉन, तो अनुपात कितना का है 5:2। अगर ठीक से देखा जाए तो 5 में 2 से भाग होगा तो 2.5:1, तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाएगा। बात बुझाया, ये स्टेबिलिटी बेल्ट में आ जाएगा क्योंकि ये 6 से कम है ना है। अब ध्यान से समझना है कि अगर ये स्टेबिलिटी बेल्ट में नहीं होता 5:2 नहीं था तो परमाणु का नाभिक खुद से वो न्यूट्रॉन को बाहर निकालेगा या तो प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, माने किसी न किसी को तो बाहर निकालने का कोशिश करेगा। तो जिसको वो बाहर निकालेगा उसके वजह से क्या होगा कि इसकी संख्या में बदलाव आएगा। मान के चलो 2 गो प्रोटॉन निकल गया तो 10 हो गया, 10 के बजाय कितना हो गया 8, और 2 गो न्यूट्रॉन निकल गया तो कितना हो गया 2। तो अब अनुपात देखो क्या हो गया 8:1 यानी 4:1, ये 4:1। तो अनुपात में बदलाव आया कि नहीं आया? आया। यानी कि जब जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नाभिक खुद से बाहर निकालेगा तो उसके अनुपात में क्या होगा बदलाव, चेंजिंग होगा। और ये नाभिक क्यों कर रहा है ऐसा? वो चाहता है कि हम कम ऊर्जा में आ जाएं, और कम ऊर्जा में जब आ जाएंगे तभी वो स्टेबिलिटी बेल्ट में वापस रिटर्न आएगा। यही इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अल्फा क्षय या अल्फा डीके या बीटा क्षय या गामा डीके क्यों होता है, जरूरत क्या है। ऐसे आपके ये बुक में है नहीं, लेकिन मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूँ कि ये क्यों होता है सब। तब तो समझ में आ गया होगा कि ये क्यों। अब अल्फा क्षय बोलने का मतलब है कि अल्फा का मतलब आप लोग बहुत पहले से जानते हैं कि 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, और ये हीलियम नाभिक को कहा जाता है, हीलियम नाभिक। अब हीलियम नाभिक में पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2 मत मार दीजिएगा। हम नाभिक बोले हैं तो हीलियम नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हीलियम नाभिक जो है इसका सीधा मतलब है कि 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन का कहीं बातें नहीं होगा। तो अल्फा कण किसको कहते हैं? हीलियम नाभिक को कहते हैं, और उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखो ज्यादातर कोई भी परमाणु अगर वो स्टेबिलिटी बेल्ट से बाहर है तो उस कंडीशन में वो अल्फा कण को निकालने का प्रयास करेगा। ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि या तो प्रोटॉन की संख्या उसमें ज्यादा होगी या न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, और जब इसे निकालेगा तो उसके रेशियो में क्या होगा बदलाव आ जाएगा, और वो बदलाव तब तक करता रहेगा जब तक वो कहाँ नहीं आ जाए, स्टेबिलिटी बेल्ट में नहीं आ जाए। ये बात समझ में आ गया? अब आप ध्यान से समझिए अल्फा क्षय होता क्या है। अब अल्फा क्षय को हम लोग समझेंगे कि अल्फा क्षय होने से, अब इससे रिलेटेड सवाल भी आपको पूछते हैं। अल्फा डीके इसको बोलते हैं। अल्फा डीके क्या है? मान लीजिए कि कोई एक्स नाम का एक तत्व का परमाणु है और इसका एटॉमिक मास ए है, प्रोटॉन की संख्या जो है वो जेड है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि ये स्टेबिलिटी बेल्ट से बाहर है। तो अब बताओ क्या होगा, ये नाभिक क्या करेगा? ये तो भाई इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो ये अपने में से अल्फा कण को निकालने का प्रयास करेगा, और अल्फा कण निकालेगा। मान लेते ही अल्फा कण निकाल लिया तो ये जो तत्व है वो बदल जाएगा कि वही रहेगा? 2 गो प्रोटॉन निकल गया, 2 गो न्यूट्रॉन निकल गया। हम तुमसे कहें कि कैल्शियम है, अगर कैल्शियम देखा जाए तो ये 20 आपका प्रोटॉन होता है और 40 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। मैंने तुमसे कहा कि बाबू इसमें से 2 गो प्रोटॉन निकाल दो और 2 गो न्यूट्रॉन निकाल दो, तो पहला बात कि भार कम हो गया, कितना यूनिट? 4 यूनिट, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग भार बोलते हैं, और खाली प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। तो 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन अगर कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में सोचो कि कैल्शियम के बजाय ये तो आर्गन वाले रेंज में आ जाएगा, क्योंकि आर्गन का ही ना 18 होता है। 2 गो प्रोटॉन कम हो गया तो, और ऊपर कितना हो जाएगा?
4 गो कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 36। लेकिन आर्गन का 36 तो नहीं होता। लेकिन हाँ एक नया तत्व हो जाता है, ये पॉसिबल नहीं है इसमें से कि हाँ आर्गन बन जाए, समझ में आया। लेकिन हाँ 18 अगर हो गया तो जरूर हम आर्गन जरूर बोलेंगे। आर्गन बन रहा है ठीक है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए 36। लेकिन हाँ प्रोटॉन कै गो है 18 गो है। यानी कि अब ध्यान दीजिए कि एक्स है, इसमें ये स्टेबिलिटी बेल्ट से बाहर है, तो ये अपनी एनर्जी को अगर कम करेगा तो कम करने के लिए अपने में से अल्फा कण पहले निकालेगा। अगर तो अल्फा कण निकालने से कितना यूनिट भार कम हो जाएगा 4 यूनिट। तो हाँ तब 4 यूनिट भार कम होगा तो तत्व तो बदल जाएगा। अब तत्व एक्स नहीं रहा, कुछ और हो जाएगा। तो जो नया तत्व बना उसको हम क्या मान लिए, वाई मान लिए। और वाई जब मान लिए तो जेड में से कितना का कमी हुआ 2 का, और ए में से कितना का कमी हुआ 4 का, और प्लस में क्या चीज निकल गया तो आपका अल्फा कण निकला, जिसको हम हीलियम नाभिक भी कहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा कण। समझ में आया। ये अल्फा कण इसमें से क्या हो गया, बाहर हो गया। जब हमने ये चेक किया कि ऐसा अगर हो भी रहा है, ऐसा अगर हो भी रहा है तो इनके द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान जोड़कर या फिर इसके द्रव्यमान में से इसके द्रव्यमान को घटाने पर 0 आना चाहिए। पर जब हमने चेक किया तो मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ एक्स प्लस, अब हीलियम है तो मास ऑफ अल्फा कण, ऐसे बोल सकते हैं। इन दोनों को जोड़ें और मास ऑफ एक्स इसमें से घटाए तो 0 नहीं आया, इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ वैल्यू आया तो वो भी तो द्रव्यमान ही था। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान में कुछ क्षति हुई है इस प्रोसेस में, कुछ द्रव्यमान क्या हुए हैं, गायब हुए हैं। और ये गायब तभी हो सकता है जब वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ हो। इसका मतलब ये प्रोसेस जब होगा तब भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे, उष्मीय ऊर्जा या लाइट एनर्जी। समझ में आया। तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या उत्पन्न होता है, क्यू, उष्मीय ऊर्जा। और ये क्यू का वैल्यू आइंस्टीन ने बताया कैसे निकालना है, तो डेल्टा एम से गुना कर देना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया। जब भी आपका खुद से अल्फा कण निकले, माने वो एनर्जी खुद से निकलने लगे, जब एनर्जी खुद से द्रव्यमान क्षति हो और एनर्जी खुद से निकले, तो याद रखना ये सब प्रोसेस अपने आप होता है। नाभिक खुद से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा परमाणु अगर आपको मिल रहा है, कोई भी ऐसा परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अस्थाई में लाने के लिए, वो जरूर अपने में से कुछ प्रोटॉन या कुछ न्यूट्रॉन को कम करेगा। और प्रायः जब कम करेगा तो पेयर के रूप में, अल्फा कण के रूप में निकालता है। समझ में आया। अल्फा कण के अलावा बीटा कण भी निकालता है। तो सबसे पहले आप ये अल्फा कण समझ गए। अब बीटा कण की अगर बात करें कि बीटा क्षय क्या होता है, ठीक है, बीटा क्षय क्या होता है, बीटा क्षय, बीटा डीके। तो बीटा डीके जो होता है वो 2 तरह का होता है। इसमें आपका यह जो है कितने तरह का होगा, 2 तरह का। बीटा क्षय एगो होगा बीटा माइनस, एगो होगा बीटा प्लस। ठीक है। बीटा माइनस और बीटा प्लस का मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या है। मान लो कि कोई परमाणु का नाभिक है और वो बहुत ज्यादा एनर्जी में है, ठीक है, और वो स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर है, जैसे इस बेल्ट के बाहर है, ठीक है। तो इधर होने का मतलब हुआ कि इधर प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है, और न्यूट्रॉन क्या है, कम है। प्रोटॉन अगर ज्यादा है, न्यूट्रॉन अगर कम है, तो किस चीज को कम करना चाहिए, नाभिक को, वो प्रोटॉन को कम करना चाहेगा। ऐसे हालात में कोई ऐसा पोजीशन हो जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो, अंतर भी बहुत ज्यादा हो,
तो उस कंडीशन में वो दोनों को कम करना चाहेगा। लेकिन कोई ऐसा पोजीशन आ जाए जिसमें खाली प्रोटॉन ज्यादा हो और न्यूट्रॉन क्या हो, कम हो, अगर ऐसा कुछ हो तब वो किसको कम करना चाहेगा, प्रोटॉन को। तो अब भाई ये क्या करने वाला है, प्रोटॉन को बाहर निकलने वाला है। लेकिन प्रोटॉन बाहर नहीं निकलता, प्रोटॉन बाहर निकलता ही नहीं अकेले। तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि प्रोटॉन चेंज हो जाएगा न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। पर ये कैसे, ये भी बहुत सोचने वाली बात है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कैसे चेंज हो सकता है। तो इस चीज को बढ़िया से समझिएगा, यहाँ नहीं समझे तो बीटा वाला अच्छा नहीं समझ में आएगा, ये बड़ा कंफ्यूजनिंग है। ठीक है, देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कैसे होता है, इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझिए कि प्रोटॉन एक परमाणु में किस तरह की भूमिका निभाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम, इसके पास परमाणु संख्या कितना है, 11, और परमाणु भार 23 है। ठीक है, अगर मैं इसमें कहूं कि 11 गो प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितना, इसमें 11 ठो प्रोटॉन और 12 ठो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन ज्यादा है। हालांकि इस पर ये लागू नहीं होगा, ये लागू होगा अलग तरह के तत्वों पर, उसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे यूरेनियम पर। लेकिन मैं सिंपल सा एग्जांपल लिया हूं कि यहाँ प्रोटॉन कम है, न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा है। एक तरह का ये एग्जांपल ले रहे हैं। तो हमें ये जानना है कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में ये कन्वर्ट कैसे होगा। इसे समझने के लिए आप यहाँ पे समझिए कि अगर 11 नंबर की बात करें तो ये प्रोटॉन की जो संख्या है यही परमाणु संख्या को दर्शाता है। लेकिन परमाणु भार किसको कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। ठीक है, तो एक प्रोटॉन केवल और केवल परमाणु संख्या में भाग लेता है, और नहीं केवल नहीं, परमाणु द्रव्यमान में भी भाग लेता है। मतलब प्रोटॉन की जो भूमिका है वो परमाणु संख्या में भी है और परमाणु भार में भी है। लेकिन क्या न्यूट्रॉन की भूमिका परमाणु संख्या में है, कोई भूमिका नहीं है। ये बात दिमाग में बैठाइए, पहले इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या को कहा जाता है और यह परमाणु द्रव्यमान में ऐड भी होता है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो वो ऐड तो होता है परमाणु द्रव्यमान में न्यूट्रॉन, लेकिन क्या वो परमाणु संख्या में ऐड होता है, नहीं। तो अब यहाँ हमें बताइए, यहाँ नीचे 1 लिख दिए, इसका मतलब ये परमाणु संख्या को दिखा रहा है, नीचे जो भी लिखेंगे वो परमाणु संख्या को दिखाएगा। ठीक है, ऊपर क्या लिखाएगा, परमाणु द्रव्यमान। तो कितना परमाणु द्रव्यमान, एक प्रोटॉन होने का मतलब, यहाँ तो न्यूट्रॉन की बात नहीं है, यहाँ न्यूट्रॉन की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ कहूं कि एक प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, तो न्यूट्रॉन की भूमिका क्या परमाणु संख्या में होती है, तो नीचे का वैल्यू 0 हो जाएगा और ऊपर का वैल्यू 1 रहेगा। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये बैलेंस है, कौन 0 हो गया, नीचे वाला 0 हो गया, ये तो ऊपर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, जैसे कि यहाँ x लिखा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज लिखना है कि ऐड करने के बाद इससे मैच कर जाए। बोलिए क्या लिखा जाए, नीचे क्या लिखें, ऊपर क्या लिखें, ऊपर 0 नीचे 1, ऐड करने से क्या होगा, आ जाएगा ना। अब थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, x लिखे हैं, नीचे 1 लिखे हैं, ऊपर क्या लिखे हैं, 0 लिखे हैं। न्यूट्रॉन में ऊपर 1 होता है क्योंकि न्यूट्रॉन किस चीज में भूमिका निभाता है, द्रव्यमान में। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो, क्या इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या या परमाणु भार, हम यहाँ तो ऊपर 0 लिखे हुए हैं ना, तो 0 को अगर सोच के देखा जाए, 0 के बारे में, इलेक्ट्रॉन की भूमिका किस चीज में हो सकती है, पॉसिबिलिटी, क्या परमाणु द्रव्यमान में हो सकता है। हम परमाणु द्रव्यमान में कॉन्सेप्ट शुरू से एकदम मान के आए हैं कि लगभग इसका परमाणु द्रव्यमान मतलब लगभग 0 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग क्या होता है,
0, ये मान के चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की भूमिका किस चीज में हो सकती है? परमाणु संख्या में, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसकी भूमिका किस में होगी? संख्या में हो सकता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान में नहीं हो सकता। तो ध्यान से समझो, यहाँ ऊपर 0 होने का मतलब क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये इलेक्ट्रॉन को सूचित कर रहा है? नीचे 1 होने का मतलब क्या इससे प्रूफ नहीं हो रहा है कि ये परमाणु संख्या में भूमिका निभा रहा है, लेकिन किस चीज में भूमिका नहीं निभा रहा है? द्रव्यमान में। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉन ही है। और इसी इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसको बीटा डीके बोलते हैं। ये जो नया पार्टिकल बन रहा है, यहाँ पे 0 लिखा जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1, ये बीटा डीके है। अच्छा, थोड़ा सा सोच के देखो, अगर मैं यहाँ न्यूट्रॉन लिखा और मैं ये कहता कि न्यूट्रॉन ज्यादा होता और प्रोटॉन कम होता, न्यूट्रॉन ज्यादा होता और प्रोटॉन कम होता, तो वो स्टेबिलिटी बेल्ट से इधर होता। तो उस कंडीशन में नाभिक क्या करना चाहेगा? वो चाहेगा न्यूट्रॉन को कम करे। और न्यूट्रॉन कम कैसे हो सकता है? जब न्यूट्रॉन किस चीज में चेंज हो? प्रोटॉन में। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होना चाहेगा। तो अब मुझे बताओ, यहां पर हम क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि इसकी भूमिका परमाणु संख्या में नहीं है। और ऊपर क्या लिखेंगे? 1। अब तुमको ध्यान देना है, इसको किस चीज में चेंज होना है? प्रोटॉन में। और प्रोटॉन में नीचे भी 1 ऊपर भी 1 होता है। तो यहां अगर मैं x लिख रहा हूं, तो यहाँ पे तुमको सोच समझ के ऐसा कोई वैल्यू लिखना है कि इसके बराबर में आ जाए। बोलो, नीचे क्या लिखा जाए? थिंक अबाउट, क्या नीचे लिखा जाए? नीचे 0, चलो ठीक है भाई। ऊपर 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 भी 0 लिख दें? अगर नीचे 0 ऊपर 0, इसका मतलब कोई कण ही नहीं बनता। तो और दिमाग लगाओ, एक उपाय है, यहाँ -1 लिख सकते हैं। आए, ऊपर ऊपर 0 लिख सकते हैं। -1, 1 1 खत्म, और ऊपर क्या गया? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, फर्क बस इतना है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। और ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉन बना जो सब कुछ मैच कर रहा था, एकदम जुड़वा भाई है, सब कुछ मैच कर रहा है। फर्क बस इतना है कि इस पर एक चीज है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे निगेटिव। तो ये निगेटिव डीके हो गया, निगेटिव बीटा डीके हो गया। निगेटिव बीटा डीके का मतलब हुआ नाभिक में से जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होगी। समझ में आया? जिसे हम क्या कहेंगे? बीटा डीके। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। इसीलिए इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का नाम पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के बजाय हम इसको क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। नहीं तो मन करे तो इसे आप ना डायरेक्ट बोल सकते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के उल्टा। इसका नाम और क्या हो सकता है? एंटी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एंटी इलेक्ट्रॉन के अलावा इसे हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस पर सब कुछ, इसका द्रव्यमान भी वही रहेगा जो इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन पर वही आवेश रहता है जो इस पे रहेगा। फर्क बस इतना होगा, ये प्लस में चार्ज होगा और ये माइनस में। अब ध्यान से देखो, एक न्यूट्रॉन किस चीज में चेंज हो चुका है? प्रोटॉन में। और ये नाभिक चाहता ही था कि जब न्यूट्रॉन ज्यादा, तो अब आप समझिए, इस तरफ होगा, इस तरफ स्टेबिलिटी बेल्ट से बाहर इधर होगा, तो इधर कौन सा डीके होगा? कौन सा बीटा डीके? निगेटिव की पॉजिटिव? न्यूट्रॉन ज्यादा होगा तो यहाँ पे निगेटिव होगा, है ना? ये डीके हो जाएगा, निगेटिव बीटा डीके। इसको हम पढ़ेंगे निगेटिव बीटा डीके। और इधर होगा, और यहाँ पे -1 लिखाएगा, सॉरी, यहाँ पे हमें लिखना होगा -1। निगेटिव बीटा डीके। और इधर होगा +1 0 बीटा डीके। बोलो, क्लियर हुआ? तो डीके कितने तरह के हुए ये समझ में आ गया ना? बीटा डीके।
तो इन सब चीजों को अब हम लोग को खाली लिख लेना है। लेकिन एक और चीज समझना है बाबू, लास्ट टॉपिक समझ लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख रहे हैं कि बीटा डीके होगा, तो बीटा डीके में एक डीके कौन सा हो रहा है, पहले हम लोग कौन सा ले लें, नेगेटिव वाला, नेगेटिव बीटा डीके। ठीक है, ये जब होगा तो इसमें क्या होता है समझिए, एक्स कोई तत्व है, ठीक है, मेन जो परीक्षा में जहां से डायरेक्ट पूछता है वही चीज बता रहे हैं। यहां पर जेड है, यहाँ क्या है ए। मान लेते हैं कि ये ऐसा है कि जिसमें आपका कौन सा संख्या ज्यादा होगा, जैसे निगेटिव हो रहा है ना, तो स्टेबिलिटी बेल्ट से किधर होगा, इधर, माने न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये न्यूट्रॉन की संख्या को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। तो न्यूट्रॉन से किस चीज में चेंज होगा, प्रोटॉन में। तो ये सॉरी ये 1 नहीं, ये 0 और ये क्या होगा 1, ये 1 1 होगा, प्लस क्या बनाएगा बीटा -1 0। अब बच्चों ध्यान दो, एक परमाणु के नाभिक में से अगर कोई बीटा कण निकल रहा है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जैसे ये बीटा माइनस ऐसे भी दिखाया जाता है, ऐसे ना लिख करके हम ये सिंबल भी यूज करते हैं बीटा माइनस। अगर इस तरह से ये निकल रहा है तो प्रॉब्लम ये थी कि बीटा जब बाहर निकल रहा था, बीटा जब भी बाहर निकल रहा था तो इसमें, और अल्फा जब बाहर निकल रहा था, दोनों में एक चीज देखा गया, जब जब अल्फा कण निकल रहा है तो उसकी सेम एनर्जी है, एनर्जी एकदम इक्वल है। पहले जितना एनर्जी था, जितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले एनर्जी निकल रहा था, उतना ही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाद में भी। हर अल्फा कण का एनर्जी इक्वल था। लेकिन जब बीटा डीके हो रहा था तो बीटा डीके में अगर निगेटिव बीटा डीके हो रहा है या फिर पॉजिटिव बीटा डीके हो रहा है तो उसमें हर बार एनर्जी चेंज हो जा रही थी। बीटा डीके में निगेटिव बीटा डीके की एनर्जी फिर अलग, पहले कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी बार जब आया तो फिर कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे क्या हो रहा था, बार बार चेंज हो रहा था। अब ये बहुत बड़ा समस्या हो गया कि एक ही प्रकार की एनर्जी क्यों नहीं निकल रही है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये भी फेल हो जा रहा था कि एनर्जी कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। दूसरा चीज कि अगर ये निकल रहा है तो कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में, जबकि किसी एक डायरेक्शन में इसको निकलना चाहिए था। जैसे अल्फा कण लगातार एक ही डायरेक्शन में निकलते जा रहा है, तो ये बीटा जो डीके हो रहा है ये एक डायरेक्शन में नहीं हो रहा था, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम का भी पालन नहीं हो रहा था। अगर एगो कोनो ठीक हो जाए तो बाकी सब अरेंज हो जाता। तो अब प्रॉब्लम ये था कि अब इसका सॉल्यूशन क्या निकले। तो सभी साइंटिस्ट जो है इस सब पर बहुत गहन अध्ययन किए, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है, इसका क्या आंसर होगा ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि कोई तो है जो इसको मतलब कि डिस्टर्ब कर रहा है ना, या तो इसकी एनर्जी को ले रहा है या इसको एनर्जी को दे रहा है, कोई तो है, कोई ऐसा पार्टिकल है जो सब कुछ गड़बड़ा दे रहा है एकदम, और इसीलिए ऐसा हो रहा है। वो जो कोई का नाम था वो कल्पना था, और आज भी कल्पना है, कोई नहीं जानता कि वो क्या है। और आगे चल करके तो उस चीज को हम लोगों ने एक नाम दिया है, ठीक है, उस चीज का हम लोगों ने नाम दिया न्यूट्रिनो। समझ में आया। और न्यूट्रिनो जो था उसके लिए एक सिंबल बनाया गया न्यू, है ना। अगर हम इस पर बार लगा दें तो इसको हम लोग कहेंगे एंटी न्यूट्रिनो, और अगर हम केवल ऐसे कर दें तो इसको बोलेंगे न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो नाम का एक पार्टिकल मान लिया गया जो इस चीज को मतलब कंट्रोल कर रहा था, और ये मान करके चला गया, तब जाकर के इसके इक्वेशन को पूरा किया गया। जैसे मान के चलिए हमको इस इक्वेशन को स्टेबल करना है, पूरा एकदम दिखाना है कि यही कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए, न्यूट्रॉन किस चीज में चेंज हुआ, प्रोटॉन में चेंज होगा, तो जेड की भूमिका में क्या बदलाव आएगा, मतलब जेड में वृद्धि होगी, कमी होगी, क्या होगी बाबू। जब एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा तो ये बात तो तय है कि परमाणु संख्या बदल जाएगा। परमाणु संख्या बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा, तो तत्व नया हो जाएगा,
अब जो नया तत्व होगा वो Z प्लस क्या हो जाएगा 1। अब बताओ A में क्या होगा, यहां पे बताना है कि इसके परमाणु भार में क्या बदलाव होगा, A के मान में क्या चेंजिंग होगा। न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में चेंज हो गया तो सोचो, ये न्यूट्रॉन है, अब किस चीज में चेंज हो गया, जहां एक न्यूट्रॉन था वो हट गया और प्रोटॉन का प्रोटॉन रह गया, मतलब एक न्यूट्रॉन हटा और उस जगह पर क्या आ गया, प्रोटॉन आ गया। तो ए के मान में कोई बदलाव हुआ, सोचो। अगर हम कहें कि ए में 10 गो था, 10 गो था यानी कि 9 + 1, तो एक क्या हुआ, जहां न्यूट्रॉन था, ये न्यूट्रॉन था, खत्म होकर के ये क्या हो गया, प्रोटॉन। तो अभी भी कितना है, ये 10 ही है। तो ए में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन क्या बढ़ गया, हाँ, ये परमाणु संख्या एक क्या हो गई, बढ़ गई। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो चीज है अलग हो जाएगा 0, और यहाँ क्या होगा -1। देखिए ये जोड़िएगा तो ए आ जाएगा, बैलेंस भी होना चाहिए, और इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, -1 और +1 क्या होगा, कट जाएगा, तो फिर से वही आ जाएगा। लेकिन इसका संवेग संरक्षित नहीं हो रहा था, तो इसके लिए हमने एक अलग से पार्टिकल माना हुआ है जो इसमें से निकल रहा है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, जो इसके संवेग को क्या कर दिया, संरक्षित कर दिया, बैलेंस कर दिया। और ये तब हुआ जब न्यूट्रॉन किस चीज में चेंज हुआ, प्रोटॉन में, और भरपूर मात्रा में क्या निकला, Q। और इस Q के मान को निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं। इसी तरह से अगर मैं निगेटिव के जगह पर पॉजिटिव की बात करूं, तो बोलो इसमें क्या होगा, ध्यान से समझो। मान के चलो x कोई तत्व है, तो x कोई अगर तत्व होगा तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, Z, और यहाँ पर A। y में चेंज हुआ तो बोलो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे बताइए प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन चेंज होगा न्यूट्रॉन में, 1 1, ये 0 1, प्लस बोलिए क्या होगा, बीटा +1, और यहाँ पर 0, तो बोलिए क्या हुआ इसमें, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज हो गया। प्रोटॉन परमाणु संख्या में भूमिका निभाता था, बेचारा खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो एगो परमाणु संख्या क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि Z-1। लेकिन एगो नया न्यूट्रॉन बढ़ गया, A+1 होगा नहीं, प्रोटॉन का स्थान खाली न्यूट्रॉन लिया है, तो A का A ही रहेगा, फिर प्लस बीटा पार्टिकल आपका निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा +1। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन बोलते हैं, या पॉजिट्रॉन के अलावा क्या बोलते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अगर इस पार्टिकल को हम एंटी न्यूट्रिनो माने हैं, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, न्यूट्रिनो, माने इसका उल्टा, और ये +Q एनर्जी निकलेगा। चलिए अब आप लोग इसको बढ़िया से सब लिखते जाइए, हम बोलते जा रहे हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी बेल्ट नोट कीजिए। स्टेबिलिटी बेल्ट नोट करने के बाद ये फिगर बनाइए पहले।
बन गया। हो गया, ये फिगर हो गया। चलिए इसके नीचे से लिखिएगा। यदि किसी तत्व में, तत्व के परमाणु में, यदि किसी तत्व के परमाणु में, तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में बहुत बड़ा अंतर हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में बहुत बड़ा अंतर हो, बहुत बड़ा अंतर हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में बहुत बड़ा अंतर हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में बहुत बड़ा अंतर हो, तो उनके नाभिक का ऊर्जा स्तर बहुत अधिक होता है, तो उनके नाभिक का ऊर्जा स्तर बहुत अधिक होता है, तो उनके नाभिक का ऊर्जा स्तर बहुत अधिक होता है, तो उनके नाभिक का ऊर्जा स्तर बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वह अस्थायी होते हैं, जिसके कारण वह अस्थायी होते हैं, जिसके कारण वह अस्थायी होते हैं, जिसके कारण वह अस्थायी होते हैं। अस्थायी होने के लिए, अस्थायी होने के लिए नाभिक खुद, नाभिक खुद या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को कम करना चाहता है, या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को कम करना चाहता है,
या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को कम करना चाहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या को कम करना चाहता है, अथवा न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदलना चाहता है। और स्टेबिलिटी बेल्ट में आना चाहता है, यही कारण है कि अल्फा, बीटा और गामा क्षय होता है। हो गया। अब हमको बारी बारी से पढ़ना है अल्फा क्षय। तो सबसे पहले आप लिखिएगा हेडिंग में अल्फा क्षय, अल्फा डीके, और लिख करके डैश दीजिए। अल्फा क्षय लिखा गया, अल्फा डीके। अल्फा क्षय लिखा गया, जिसको हम लोग अल्फा डीके बोलते हैं, डैश देकर लिखिएगा। यदि कोई परमाणु का नाभिक हीलियम नाभिक का त्याग करता है, यदि कोई परमाणु का नाभिक हीलियम नाभिक का त्याग करता है, तो नाभिक के इस क्षय को अल्फा क्षय कहते हैं। अल्फा क्षय में परमाणु भार 4 इकाई घट जाता है। परमाणु भार 4 इकाई घट जाता है और परमाणु संख्या 2 इकाई घट जाता है। परमाणु भार 4 इकाई घट जाता है और परमाणु संख्या 2 इकाई घट जाता है। हो गया। अर्थात लिख करके ये उतारिए, अर्थात लिखकर खाली पहला समीकरण उतारना है, नीचे मत उतारिएगा। पहला लाइन उतारिए, पहला लाइन उतर गया। आए ना, ये वाला काहे उतारिए, हाईलाइन उतर गया। अब इसके नीचे लिखिए अल्फा क्षय में द्रव्यमान क्षति के कारण अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अल्फा क्षय में द्रव्यमान क्षति के कारण अधिक मात्रा में ऊर्जा क्षय होती है।
जो निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है। अब है नीचे वाला दोनों लाइन उतार लीजिए। हो गया। अब लिखिए बीटा 6 लिख के डैश। बीटा डी के बीटा 6 लिखा गया। लिखिए बीटा डी के लिख के डैश। किसी परमाणु के नाभिक से इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का त्याग, पॉजिट्रॉन लिखने आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन, आप पॉजिट्रॉन ऐसे लिखते हैं। देख लो नालायको, पॉजिट्रॉन लिखा गया। इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का त्याग बीटा 6 कहलाता है। हो गया। बीटा 6 दो प्रकार का होता है। बीटा 6 दो प्रकार का होता है। बीटा 6 दो प्रकार का होता है। नंबर 1 बीटा निगेटिव डीके, ऋणात्मक बीटा 6 या बीटा 6 ऐसे लिख सकते हैं। ऋणात्मक बीटा 6 लिख के डैश। जब नाभिक सब समझा चुके हैं तो लिखने में क्या दिक्कत है। जब नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन बदलकर प्रोटॉन बन जाता है। न्यूट्रॉन बदलकर प्रोटॉन बन जाता है। प्रोटॉन बन जाता है तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। नाभिक से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है जिसे ऋणात्मक बीटा 6 कहते हैं। जिसे ऋणात्मक बीटा 6 कहते हैं। जिसे ऋणात्मक बीटा 6 कहते हैं, जो निम्न प्रकार होता है। जो निम्न प्रकार होता है। हो गया।
पहले हाई लाइन उतारो, नीचे वाला, पहले नीचे वाला उतार, नीचे देखना अपना, अब ऊपर वाला उतार, बीच वाला, वाह बीच वाला भी है, मतलब नीचे वाला उतार के फिर ऊपर वाला उतारना है। अब लिखो नीचे, इसी के नीचे लिखना है ऋणात्मक बीटा 6 में जाना मुझको नहीं, तेरे को जाना है, पढ़ने नहीं जाना है। ऋणात्मक बीटा 6 में परमाणु संख्या एक इकाई बढ़ जाती है, परमाणु संख्या एक इकाई बढ़ जाती है। ते लिख ले बुझ ले, अपना हिसाब से लिख ले, उमें जितना घर परिवार लोग बानू सबके नाम लिख ले, लिखला सर। ऋणात्मक बीटा 6 में परमाणु संख्या एक इकाई बढ़ जाती है, लेकिन परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना समझे उतना तो लिखना पड़ेगा। एक और है, लिखो, नहीं एक और पढ़ाए नहीं है, इसको लिखो बीटा पॉजिटिव डीके, मतलब धनात्मक, नीचे 2 नंबर में लिखो धनात्मक बीटा 6, धनात्मक बीटा 6 लिख के डैश। नाभिक में जो नाभिक में जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल जाता है, तो पॉजिट्रॉन का त्याग होता है, तो पॉजिट्रॉन का त्याग होता है, पॉजिट्रॉन का त्याग होता है, जिसे धनात्मक बीटा 6 कहते हैं, जिसे धनात्मक बीटा 6 कहते हैं, जिसे धनात्मक बीटा 6 कहते हैं। हो गया। अब नीचे वाला उतार, पहले नीचे वाला, हो गया। अब ऊपर वाला उतार, ऊपर वाला भी उतार लिया सब। एक और मतलब लिखबे ना कैले, धनात्मक बीटा 6 में नीचे लिखना है, नीचे धनात्मक बीटा 6 में धनात्मक बीटा 6 में परमाणु संख्या एक इकाई कम हो जाती है, परमाणु संख्या एक इकाई कम हो जाती है, परमाणु संख्या एक इकाई कम हो जाती है।
लेकिन परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। थैंक यू सो मच।